नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। जैसे कि हमने एसएससी के जो प्रीवियस एग्जाम पेपर हैं उनकी एक सीरीज प्रारंभ की है। आज उसका दूसरा चरण है। आज हम हिंदी कल भी ली थी, पिछले वीडियो में भी लिया था, और आज के वीडियो में भी हिंदी का अगला पेपर जो 2022 में पूछा गया था उसी का हम विश्लेषण करेंगे। और दोस्तों, हमारे इस चैनल में मैथ, रीजनिंग के भी प्रीवियस पेपर एसएससी जीडी के भी अपलोड किए गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट कि आप उन सबको देखें। हमें आशा है कि आपको उसमें ज़रूर लाभ होगा आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, क्योंकि शीघ्र ही उनकी वैकेंसी आने वाली है और उसी के तैयारी के लिए हमने ये सीरीज प्रारंभ की है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा हिंदी का दूसरा प्रश्न पत्र कैसा है, जो पिछले साल का एसएससी जीडी का प्रश्न था, पेपर था। तो हमारे अगले पेपर में जो जीडी में आया था कि समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो 4 ऑप्शंस दिए गए थे: अंत, असीमित, अंतहीन और अनंग। विलोम तो सभी जानते हैं, किसी भी शब्द का विपरीतार्थी तो शब्द को ही हम विलोम कहते हैं। तो इसमें समुद्र की सीमा अनंत है में वाक्य में प्रयुक्त जो अनंत शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तो असीमित माने जिसकी सीमा ना हो, अंतहीन माने जिसका अंत ही ना हो, अनंग इसका पर्यायवाची विलोम नहीं होगा। इसका सही उत्तर है अंत। तो अनंत शब्द का विलोम, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, तो उसका विलोम क्या होगा? ये अंत हो गया, अंत हो इसका, तो माने अंत। दूसरा प्रश्न है हमारा, ऊंट के मुंह में जीरा। ये बड़ा सामान्य सा मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? तो अधिक खाने वाले को कम देना, मित्रता करना, ऊंट को जीरा खिलाना, खाने में जीरा डालना। तो इसका सही अर्थ है जो अधिक खाने वाले को कम देना, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट एक तरह का उसमें उन्होंने प्रतीक बनाया है कि ऊंट का शरीर बहुत भारी होता है, बड़ा होता है, और उस थोड़ा सा जीरा नाम मात्र को खाना देना, उसी से मुहावरा बनाया गया है। तो अधिक खाने वाले को यदि कोई कम खाने की सामग्री दी जाए तो प्रायः इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। अगला प्रश्न है हमारा, दोपहर। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? ये लिखा हुआ है दोपहर, ये रिक्त स्थान है, इस पर क्या विकल्प होगा? कि दोपहर का अर्थ होता है 2 पहरों का अनाचार। जैसे कि 8 पहर होते हैं 24 घंटे में, वो पहर का मतलब जो पूरे 24 घंटे को बांटा गया है उनको पहर कहा जाता है वर्गों में। तो दोपहर में उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि दोपहर का अर्थ होता है 2 पहरों का अनाचार, दोपहर का अर्थ होता है 2 पहरों का समाहार, और दोपहर का अर्थ होता है 2 पहरों का संग्राम, और दोपहर का अर्थ होता है 2 पहरों का कदाचार। तो दोपहर का अर्थ है 2 पहरों का अनाचार। अगर इसको हम उत्तर लगाते हैं तो ये गलत होगा। सही उत्तर है इसका, दोपहर का अर्थ होता है 2 पहरों का समाहार। अगर हम इसको समास में देखें तो यह द्विगु समास है। दोपहर द्विगु समास की पहचान, सामान्य पहचान होती है कि जिसका प्रथम शब्द या प्रथम पद संख्यावाची होता है तो वह द्विगु समास होता है। हालांकि ये समास का प्रश्न नहीं है, कि आपको अतिरिक्त बता रहे हैं कि दोपहर अगर समास पूछ ले तो ये द्विगु समास है, और उसका अर्थ होता है 2 पहरों का समाहार। समाहार का मतलब होता है समूह, 2 पहरों के समूह को दोपहर बोलते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो दिए गए विकल्प हैं, जिसने चित्त किसी विषय में
दिया है माने लगाया है, चित्त माने हृदय, मन। किसी विषय में, किसी भी विषय में, जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई के ही कोई विषय हो, समाज में, दुनिया में तमाम तरह के विषय हैं, धन का, तमाम तरह के विषय हैं, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, यश का। तो जिसमें भी उसने चित्त लगाया है माने हृदय लगाया है, मन लगाया है, उसको क्या कहेंगे? उपयुक्त तो शब्द क्या है? विषय चित्त, अग्रगामी, दत्त चित्त, अग्र सोची। तो विषय चित्त का मतलब होता है जो भोग विषय वासना में जिसका मन लगा हो। अग्रगामी जो आगे आगे चलता हो। अग्र सोची जो आगे की सोच लेता हो। तो ये तीनों आंसर गलत हैं। इसका सही ऑप्शन है दत्त चित्त। दत्त माने प्रश्न कह रहा है ना, जिसने चित्त किसी विषय में दिया है, तो दिया को कहते हैं दत्त। और क्या दिया है? चित्त। तो दत्त चित्त, तो दत्त चित्त इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो जल रेखांकित शब्द है यहाँ पर, इसका जो विलोम को हमें चुनना है, तो जल 4 ऑप्शन से दिए, थल, तालाब, सलिल और स्थान। तो तालाब तो नहीं होगा, सलिल भी नहीं होगा, स्थान भी नहीं होगा। देखें, स्थान और थल ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जल का विपरीत होगा थल। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर परीक्षा में जिस भाषा में विलोम पूछे या पूछे जाते हैं, तो हमें उसका उत्तर उसी भाषा में देना है। भाषा से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे शब्द भेद के हिसाब से अगर देखें, तो शब्द भेद में शब्दों को कई भागों में बांटा गया। उनमें एक तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, ये जो शब्द भेद हैं। तो जैसे मान ले अगर तत्सम में कोई प्रश्न पूछा गया है कि, तो उसका उत्तर जो होगा तत्सम में ही देना चाहिए। जैसे अगर मान ले, उदाहरण है कि अगर पूछा है प्रातः का विलोम क्या होगा, तो प्रातः का विलोम यदि उसमें दिया है शाम, सांझ, सायं, तो देखें शाम भी सही आंसर है, सांझ भी सही आंसर है, सायं भी सही आंसर है, लेकिन इसका बिल्कुल सटीक सही आंसर यह होगा कि प्रातः जो शब्द तत्सम का है और सांझ देशज भाषा का शब्द है और तत्सम का जो सायं है वह तत्सम है। तो तत्सम का विलोम तत्सम में, तद्भव का विलोम तद्भव में, देशज का विलोम देशज में। तो जैसे जल तत्सम शब्द है, तो इसी का विलोम तत्सम शब्द थल ही होना चाहिए और हमें देना चाहिए, यही इसका सही आंसर है। स्थान भी कुछ बच्चे लगा देते हैं, उन्हें लगता है सही है, ठीक है, उनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन आप देखें कि शब्द की प्रकृति क्या है। प्रकृति उसकी है कि वो तत्सम है, तो आंसर भी उसका हमें तत्सम में ही देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। अंताक्षरी तो हम सभी ने खेला है, बचपन में भी और अभी भी खेलते हैं, सभी जानते हैं। तो अंताक्षरी का विश्लेषण करना या उसके अर्थ को बताकर समय नष्ट नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि आप सब जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अंताक्षरी जो शब्द है वाक्य में अशुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द है। तो 4 ऑप्शन से दिए थे, अंताक्षरी, शिक्षिका, खेलने को कहा और विद्यालय। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है अंताक्षरी। अब प्रश्न उठता है कि अंताक्षरी अगर अशुद्ध है तो इसका शुद्ध क्या होगा। हम तो बचपन से ही अंताक्षरी बोलते आए हैं और लगता भी है अंत के अक्षर से जो प्रारंभ हो, है ना। तो दरअसल इसका सही जो वर्तनी होगी वो होती है अंत्याक्षरी। ये इसकी सही वर्तनी है। अंताक्षरी वर्तनी गलत है। अगर एग्जाम में कभी वर्तनी सुधार शुद्ध वर्तनी छांटने को आए तो अंताक्षरी अशुद्ध वर्तनी है और अंत्याक्षरी ये शुद्ध है। चले आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। मुहावरा है नानी याद आ जाना या नानी याद आना।
तो किसी से मिलने का मन करना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, छुपकर बैठ जाना, नानी को याद करना। तो इसमें से 3 ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा, तो हास्यास्पद भी है और उसका सही उत्तर नहीं है। नानी याद आ जाने का सही उत्तर है मुसीबत देखकर घबरा जाना। अगला हमारा प्रश्न है, जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। जिसका खंडन ना हो सके इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। समूल, खंडनीय, अखंडित और अखंडनीय। तो सही उत्तर है इसका अखंडनीय। ठीक है। खंडनीय का मतलब होता है जिसका खंडन किया जा सके। खंडित का मतलब जो पहले से ही टूटा फूटा हो। समूल का मतलब होता है पूरा, जड़ सहित। तो प्रश्न यह है कि जिसका खंडन न हो सके तो वह अखंडनीय, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, तो किसी और स्थान पर रेखांकित किया गया है। इसके जगह अगर हमको कोई और शब्द लगाना है तो हम कौन सा शब्द लगाएंगे? ऑप्शन हमारे पास दिया है, अत्र, सर्वत्र, तत्र, अन्यत्र। तो अन्यत्र इसका सही उत्तर होगा। अन्यत्र का मतलब होता किसी अन्य स्थान पर, वही है किसी और स्थान पर की जगह हम अन्यत्र लगा सकते हैं, तो उत्तर हमारा अन्यत्र सही होगा। नेक्स्ट है, हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो उचित पर्यायवाची आप देख लें, 4 हम पढ़ देते हैं, आप खुद ही जान जाएंगे। प्रभा, गिरिराज, मदन और आसव। तो प्रभा तो होगा नहीं, किरण होता है प्रभा का मतलब। गिरिराज माने गिरिराज का मतलब होता है पर्वतों का राजा, तो हिमालय को हम गिरिराज भी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि से अशुद्धि पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं गया। तो इसमें अशुद्धि कहाँ है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, परंतु में है, वह में है, आया में है, गया में है। तो सही उत्तर है परंतु। परंतु में गलती है। वह आया परंतु मैं गया नहीं की जगह ऐसा होना चाहिए कि वह आया लेकिन मैं नहीं गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? 2 घोड़ों में सवार, जैसे सामान्य तौर पर बोलते हैं कि 2 नावों पर सवार होगे तो सफलता नहीं मिलेगी, है ना। तो ठीक नाव की जगह यहाँ पर घोड़े शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं होगे, तो इस रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द सही है? सवारी नीति, दुरंगी नीति, सफल नीति, त्रिरंगी नीति। तो सही उत्तर है दुरंगी। ठीक है, दुरंगी नीति इसका सही आंसर है, क्योंकि 2 तरह से, जैसे हम 2 लोगों से मित्रता करें और दोनों से हम अपनी मित्रता का, पक्की मित्रता का यकीन दिलाएं, लेकिन हम दोनों से विरोध भी रखते हैं, तो 2 तरह की नीतियां चल रहे हैं हम। और जीवन के भी में ऐसा ही है कि अगर आप एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, अगर हम एक को पकड़ के चलते हैं तो सफलता निश्चित है। लेकिन सभी बहुत सारे लोग 2 घोड़े माने 2 नावों में सवार माने साथ 2-3 काम करने और उसमें सफल होना चाहते हैं, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मुहावरों का, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। अव्यय क्या होता है ना। तो अव्यय के लिए हमारा एक जो वीडियो है हिंदी का, उसमें अव्यय के लिए एक पूरा वीडियो ही बना हुआ है, वो आप उसे जरूर देखें, तो आपको अव्यय में डिटेल आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम शॉर्ट में बता दें कि अव्यय वह होता है जो किसी लिंग, कारक, वचन इत्यादि से जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। न लिंग से परिवर्तन होता है, न वचन से, न कारक से,
वो अव्यय होते हैं, रूढ़ की तरह होते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, पिछला, कैसा, अगला, बाहरी। तो इसका सही उत्तर है कैसा। ये अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, कैसा प्रश्नवाचक शब्द है, सर्वनाम है, या बाकी सब अव्यय है। तो कैसा शब्द इसका सही आंसर होगा। अगला शब्द है आकलन शब्द के लिए इनमें से उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकलन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में उसकी गणना करना, उसके बारे में विश्लेषण करना, जानने का प्रयास करना, निर्णय लेना, बहुत सारी बातें होती हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, अगणन, सरण, नूतन और गणना। तो इसका सही उत्तर होगा अगणन। ठीक है, आकलन शब्द के लिए अगणन सही उत्तर है। फिर है मूल क्रिया, प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया और द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। ठीक है, देखिए मूल क्रिया धातु से बनी होती है और प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया और द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया उनके भाग हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। जो धातु शब्द होते हैं वो संस्कृत के जैसे होते हैं, जैसे उठ, चल, पठ, ये धातु है। उससे जो मूल क्रिया बनती है उसमें अगर ना लगा दें, जैसे उठना, उठना मूल क्रिया है, उठाना ये प्रथम प्रश्नार्थक है और उठवाना ये द्वितीय प्रश्नार्थक है। किसी और से काम करवाना द्वितीय, कोई और कर रहा है। अब इसमें देखें, क्रम देखें, जैसे कराना ये द्वितीय प्रश्नार्थक हो गया, है ना। करना मूल क्रिया हो गई, करवाना, ठीक है ना, प्रथम प्रश्नार्थक ये द्वितीय प्रश्नार्थक हो गया। अब देख रहे हैं सबके क्रम गलत है। सुनना ये चलो मूल क्रिया हो गई, सुनवाना किसी और से करवा रहे हैं तो द्वितीय प्रश्नार्थक है, सुनाना ये प्रथम प्रश्नार्थक है, बजवाना ये द्वितीय प्रश्नार्थक है, बजना मूल क्रिया है, बजाना प्रथम प्रश्नार्थक है। तो प्रश्न ये है कि क्रम बताइए, पहले मूल क्रिया आए, फिर प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया आए, फिर द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया आए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे उठना ये मूल क्रिया है, उठाना ये प्रथम प्रश्नार्थक है और किसी और से करवाना वह काम वह द्वितीय प्रश्नार्थक है। तो आप देख रहे हैं कि क्रम सही कहाँ है, यह है मूल क्रिया, प्रथम प्रश्नार्थक, तो पहला आंसर इसका सही होगा। है, चलो आगे देखते हैं। गद्यांश है, खाली स्थान दिए हुए हैं इसमें हमें आप चुनना है। ठीक है ना, पढ़ लेते हैं हम आप गद्यांश। उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिएगा, विकल्प नीचे दिए हुए हैं। जैसे विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, करना है। 4 ऑप्शंस हैं, अधिक, सर्वांगीण, पूरे और ठीक। तो राष्ट्र के अधिक विकास के लिए नहीं, ये भी जम नहीं रहा है। पूरे विकास के लिए नहीं, सभी विकास के लिए नहीं, सर्वांगीण ये सही शब्द लग रहा है। लग क्या रहा है वही सही है। सर्वांगीण का मतलब होता है सभी तरफ से राष्ट्र का विकास करना। तो सर्वांगीण इसका सही आंसर होगा हमारा। तो पहले में हमने भरा सर्वांगीण, ठीक है। विकास के लिए निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही, अब 4 ऑप्शन हैं, खाली स्थान आ गया। मोहल्ले, प्रदेश, राष्ट्र, राज्य। मोहल्ले की सर्वोच्च संपदा है, तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति सिर्फ मोहल्ले बस का तो नहीं हो सकता। देश नहीं, राज्य नहीं, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा होती है। किसी प्रत्येक या कोई भी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति
जो होता है वो राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा होती है। ठीक है ना? तो हाँ, तीसरा ऑप्शन सही है, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा होती है। आगे चलते हैं। तो हमने पहले में भरा सर्वांगीण, दूसरे में भरा राष्ट्र। आगे चलते हैं। जनतंत्र के लिए यह एक महान खाली स्थान योजना है। तो 4 ऑप्शंस हैं, कल्याणकारी, मनोहारी, हितकारी, लाभकारी। तो जनतंत्र के लिए उत्तम चरित्र क्या मनोहारी है, मन को अच्छा लगने वाला है, कि हितकारी और लाभकारी दोनों एक ही जैसे शब्द हैं। कल्याणकारी इसका सही जवाब होगा। यह कल्याणकारी योजना है। हमारा तीसरा भी भर गया। अब चौथे के लिए देखते हैं। एक बार फिर देखें, पहले हमने इसमें पहले में भरा था सर्वांगीण, दूसरे में भरा था राष्ट्र, और तीसरे में भरा था कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति, चौथा फिर खाली स्थान है, राष्ट्र समाज राज्य लोग। तो समाज में राष्ट्र संस्कृति, चौथे में क्या आएगा, समाज आएगा। समाज में राष्ट्र संस्कृति, तो समाज तो दे दिया है, उसमें राष्ट्र भी दे दिया गया, ये दो तो नहीं आएंगे। राज्य एवं परिवार के प्रति, राज्य बहुत, चूंकि परिवार एक छोटी यूनिट है, परिवार लोगों से बनता है, तो लोगों एवं, तो यहाँ पर लोग आ गया, तो लोग इसका सही आंसर है। लोग एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। दरअसल अगर लोग ना करें, हम यहाँ पर समाज भर दें, तो बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा, है ना। समाज एवं परिवार के प्रति को भी एग्जाम में ऐसे ही करना है कि अगर आपको समझ नहीं आता है, कभी ऐसा लगता है कि हमने भर दिया है, हमारे हिसाब से सही है, लेकिन बार बार पढ़ने से वो वाक्य आपको विचित्र सा लग रहा है, तो उसे एक बार फिर से विश्लेषण करें और सही शब्द का चुनाव करें। अभी मैंने लोग परिवार सही लग रहा था, लेकिन उसको पढ़ने से ऐसा लग रहा था कि ये शब्द वाक्य के पूरी तरह से निर्णय कर नहीं रहा। उत्तर होगा समाज, समाज एवं परिवार, ये वह शब्द बहुत सही लग रहा है, तो यही हमारा सही, और सही आंसर भी यही है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना, व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम क्या है। चलिए आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन दिया होगा 5वां, प्रथम क्या है। एक बार देख लें, हमने पहले में भरा था सर्वांगीण, दूसरे में भरा था राष्ट्र, तीसरे में भरा था कल्याणकारी, और चौथे में भरा था समाज, है ना। अभी एक बचा है हमारे पास कि परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम क्या है, उत्तम तरीका। प्रथम नहीं, ये जब प्रथम कदम है, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। तरीका है नहीं, सोपान है, सोपान माने होता है सीढ़ी, पहली सीढ़ी है। आप देख रहे हैं कि अपने चारों भरे, तीनों भरा, रास्ता है, ये सही लग रहा है, लेकिन वाक्य के साथ पूरा निर्णय नहीं। ये दोनों शब्द भी वाक्य के साथ पूरा निर्णायक अर्थ नहीं दे रहे हैं। सोपान सही शब्द है कि चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है, ठीक है। तो चौथा आंसर इसका सही होगा। इस तरह से हमारा ये गद्य पूरा हुआ। पूरा एक बार हम पढ़ लें। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है।
जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए यह एक महान कल्याणकारी योजना है। समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। ये गद्य पूरा हुआ और इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताएं और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और आप और क्या चाहते हैं, कौन से विषय को चाहते हैं कि हम उसका भी रिवीजन करें। मैथ, रीजनिंग तो हमारी ऑलरेडी चल ही रही है, फिर भी आपके सुझाव की हम प्रतीक्षा करते हैं। हम कैसा लगता है हमारा वीडियो, कौन सा विषय आपको जरूरत है, कौन सा विषय आपको पसंद है, कमेंट्स करें, बताएं और आप चाहते क्या हैं और हम आपके लिए क्या करें, इस बारे में भी हमें सुझाव दें। तब तक मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।